बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ACCA के सब्जेक्ट MA1 की BPP की किट के चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 2 इसको आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। पार्ट 1 हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 15 क्लियर किए थे। तो अब हम 16 टू ऑनवर्ड्स 26 इसको पार्ट 2 में क्लियर करेंगे। तो आए क्वेश्चन नंबर 16 पे देखते हैं कि वो हमसे क्या मांग रहा है। कहता है व्हाट इज द क्लोजिंग इन्वेंट्री वैल्यूएशन एट 30th जून 2003 अंडर अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। तो आपसे मांग रहा है क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू। क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारे पास ईयर एंड पे 30 जून पे कितनी है। अगर कंपनी यूज कर रही हो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम, तो एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल में क्या डिफरेंस है हम बड़ी डिटेल में कर चुके हैं, और इवन किट के क्वेश्चंस में भी मैंने आपको बताया है। आप प्रीवियस जो पार्ट 1 है इन्हीं लेक्चर्स का वो देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम कौन कौन सी चीज़ें लेंगे। डायरेक्ट मटेरियल लेंगे जी, मैं चीज़ें नोट डाउन कर लेता हूँ, फिर हम सिनेरियो से वो ढूंढ लेंगे। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर लेंगे, प्रोडक्शन ओवरहेड्स आएंगे अगर होंगे क्वेश्चन में, तो वेरिएबल भी और जो दूसरे फिक्स हैं वो भी। क्वेश्चन में आते हैं। डायरेक्ट मटेरियल हमें ढूंढना है। सिनेरियो पढ़ते हैं। अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मेक्स वन प्रोडक्ट विच यूज 2 kg ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल की क्वांटिटी 2 kg है, तो हम ऊपर उसी तरह क्वांटिटी एंड उसकी प्राइस, इनको आपस में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास उसका टोटल आ जाएगा। तो हम देखते हैं कि मटेरियल की क्वांटिटी कितनी है और उसकी प्राइस कितनी है। तो 2 kg जो है वो मटेरियल यूज हो रहा है एट ए कॉस्ट ऑफ 3.8 पर kg। उस मटेरियल की कॉस्ट $3.8 है। तो इन दोनों को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास $7.6 जो है वो हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी मटेरियल की पर यूनिट की, $7.6। अब हम आगे आते हैं। कहता है ईच यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट रिक्वायर्स 2.5 लेबर आवर्स। तो लेबर की भी हमें क्वांटिटी मिल गई है, 2.5 आवर्स हैं, और इसका भी हम रेट देख लेंगे कि वो क्या देता है। आगे वो कहता है विच इज पेड एट $7.8 पर आवर, यानी कि जो रेट है लेबर का वो 7.8 है। अगर हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो उसके ऊपर $19.5 की लेबर लग रही है। इसके बाद देखते हैं हमें वो क्या कहता है। द कंपनी इनकर्स फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट 6,000 पर मंथ। ये जो 6,000 है ये प्रोडक्शन से रेलिवेंट है, प्रोडक्शन कॉस्ट है। एंड द फैक्ट्री प्रोड्यूस 2,000 यूनिट्स ऑफ द प्रोडक्ट ईच मंथ। और भाइयों 6,000 की प्रोडक्शन कॉस्ट जो है ये है प्रोडक्शन के ओवरहेड्स, प्रोडक्शन ओवरहेड्स, ठीक होगी बात, जो कि फिक्स्ड है। उसने मेंशन किया हुआ है कि फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इसको डील करती है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हमने टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट लेनी होती है। ये जो $6,000 हैं ये 2,000 के यूनिट बनाने पर आए हैं, तो $6,000 डिवाइडेड बाय 2,000 यूनिट्स इज इक्वल टू $3 पर यूनिट। तो भाई जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो हमारी 6,000 डिवाइडेड बाय 2,000 जब हम करेंगे तो $3 जो है वो हमारे पास ये कॉस्ट जो है प्रोडक्शन ओवरहेड्स की भी आ जाएगी। तो हम इनको भी अकाउंट फॉर करेंगे। तो जब हम इसको टोटल करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा $30.10 पर यूनिट। पर क्या है जी, यूनिट। हमें तो निकालनी है क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यूएशन। हमारे पास आया 30.10 पर यूनिट का पर यूनिट की वैल्यू। आगे वो कहता है देयर इज नो इन्वेंट्री फॉर द प्रोडक्ट एट 1 जून 2003। मंथ के स्टार्ट पर 1 जून को जीरो इन्वेंट्री थी, 1 जून को इन्वेंट्री जीरो थी। बट ओनली 1,600 यूनिट्स ऑफ द प्रोडक्ट वर सोल्ड इन जून। अच्छा जी, हमने सेल कितनी की है यूनिट्स की 1,600, और हमने बनाई कितनी थी 2,000। ये भी हमने देखा था कि जो फिक्स प्रोडक्शन कास्ट है ये कितनी हुई थी। सो हमने प्रोडक्शन कितने की 2,000 यूनिट्स की। तो बेटा 2,000 यूनिट्स की हमने
प्रोडक्शन की है, 1600 यूनिट्स की हमने चीज़ें बेच दी हैं, तो 2000 बनाई थी, 1600 बेच दी, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारे पास इस वक्त पड़ी होगी 400 यूनिट्स। अब ये 400 यूनिट्स की पर यूनिट कॉस्ट हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 30.10, तो 400 मल्टीप्लाइड बाय 30.10, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो 12040 ये मेरे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री की टोटल वैल्यू आ जाएगी, विच इज द ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। मैं लास्ट में दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं कि भाई हमने बनाए 2000 यूनिट्स, उस 2000 में से हमने 1600 बेच दिए, हमारे पास क्लोजिंग यूनिट्स बच गए 400 क्या है जी, यूनिट्स। एक यूनिट की प्राइस हमने ऑलरेडी ये निकाली थी जो कि 30.1 थी, अगर हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 12040 हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3.17 डाटा सेम है जी, बस हमें क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यूएशन निकालनी है मार्जिनल कॉस्टिंग के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 3.16 में हमने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के थ्रू निकाली थी, अब मार्जिनल कॉस्टिंग पे निकालेंगे। तो मार्जिनल कॉस्टिंग पे हम तमाम वेरिएबल कॉस्ट को लेते हैं, जो फिक्स कॉस्ट है प्रोडक्शन ओवरहेड्स की हम उनको नहीं लेते। तो मार्जिनल कॉस्टिंग में डायरेक्ट मटेरियल हम ले लेंगे, हमारा मटेरियल कितना लगता है 2 kg पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय उसकी प्राइस क्या थी $3.8, तो हमारा डायरेक्ट मटेरियल लगता है 7.6 का जी, ये 2 kg हैं और इसकी जो कॉस्ट दी हुई है 3.8 ये दी हुई है। अब अगला हम निकालेंगे जी डायरेक्ट लेबर, तो लेबर हमारी लगती थी जो कि 2.5 आवर्स पर यूनिट थी मल्टीप्लाइड बाय $7.8 पर आवर का रेट था उसका, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते थे तो $19.5 लेबर की कॉस्ट आ जाती थी। तो बेटा यही हमारी दो चीज़ें जो हैं वो अवेलेबल हैं गिवन डाटा में से, बाकी सारी चीज़ें फिक्स हैं। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स को, ये 6000 की जो फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं इनको हम मार्जिनल कॉस्टिंग में ट्रीट नहीं करेंगे, इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास $27.1 ये कॉस्ट आ जाएगी पर यूनिट की। 400 हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री थी, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि 2000 यूनिट्स हमने बनाए, 1600 यूनिट्स हमने बेच दिए, तो हमारे पास कितने रह गए 400 यूनिट्स क्लोजिंग इन्वेंट्री है हमारे पास 30 जून को मल्टीप्लाइड बाय $27.1, तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी 10840, ये हमारे पास मार्जिनल कॉस्टिंग की इन्वेंट्री की वैल्यू आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी क्लासिफाइड एज इनडायरेक्ट लेबर। ऑप्शन नंबर ए कोच ड्राइवर इन अ ट्रांसपोर्ट कंपनी, ये तो भाई डायरेक्ट होती है, एक गाड़ी को ड्राइव कर रहा है एक ड्राइवर, और कंपनी कौन सी है ट्रांसपोर्ट कंपनी, तो ट्रांसपोर्ट कंपनी का मेन काम गाड़ियां चलाना ही होता है, तो गाड़ियां चलाने की कॉस्ट, एक कोच की जो कॉस्ट है वो बड़ी इजीली आइडेंटिफाइबल है, तो डायरेक्ट कॉस्ट है। अगर ट्रांसपोर्ट कंपनी ना होती, कोई और कंपनी होती, तो गाड़ी की कॉस्ट जो ड्राइवर की है वो हम इनडायरेक्ट ट्रीट करते, कंपनी जो है वो है ही ट्रांसपोर्ट है, सो दैट्स व्हाई इट्स इनडायरेक्ट कॉस्ट। ऑप्शन नंबर बी मशीन ऑपरेटर्स इन अ मिल्क बॉटलिंग प्लांट, भाई वो मशीन को ऑपरेट कर रहा है और कंपनी क्या करती है दूध पैक करती है उसके प्लांट का, तो जो अगर लेट्स से हम ऑल्पर्स की बात करते हैं या मिल्क पैक की बात करते हैं, तो इस दूध की कंपनी को जो मशीन दूध को पैक कर रही है, यानी कि जो बेसिकली प्रोडक्शन की मशीन है, उसको जो ऑपरेटर चला रहा है तो उसकी कॉस्ट तो डायरेक्ट कॉस्ट होगी क्योंकि ये डायरेक्ट वेजेस में आ रही है, तो ये भी हमारी इनडायरेक्ट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी ए मेंटेनेंस असिस्टेंट इन अ फैक्ट्री मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, यस दिस इज द इनडायरेक्ट कॉस्ट, दिस इज द राइट आंसर। मेंटेनेंस असिस्टेंट की बात कर रहा है तो ये डायरेक्ट कॉस्ट का पार्ट नहीं होता, तो ये हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी प्लम्बर्स इन अ कंस्ट्रक्शन कंपनी, जी ये भी इनडायरेक्ट नहीं होंगे। जो प्लम्बर्स हैं अगर किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में हैं तो उन्होंने जो प्लम्बिंग करनी है, पाइप फिटिंग एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें करनी है, तो भाई ये तो डायरेक्ट कॉस्ट होगी। कोई घर बन रहा है तो घर पे जो भी मटेरियल लगता है, कोई बिल्डिंग बन रही है उस पर जो भी पाइप फिटिंग सैनिटरी का सामान है, प्लम्बिंग की कॉस्ट है, वो तो डायरेक्ट कॉस्ट होगी। सो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3.19
विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द लेबर कॉस्ट, लेबर कॉस्ट को बेस्ट डिस्क्राइब कौन कर रहा है, वेरिएबल है, फिक्स्ड है, स्टेप फिक्स्ड है या सेमी वेरिएबल। सिनेरियो को देखेंगे तो फिर बताएंगे। ए प्रोडक्शन वर्कर इज पेड $650 पर मंथ, एक प्रोडक्शन वर्कर है उसको $650 पर मंथ पे किए जाते हैं, प्लस एन एक्स्ट्रा 5 सेंट्स फॉर ईच यूनिट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द मंथ। तो भाई वो फिक्स सैलरी है उसकी, एक तो पहली ये बात हमें मिल गई, एक तो उसकी फिक्स सैलरी है जो कि है $650 पर मंथ। इसके बाद उसको वेरिएबल कॉस्ट पे की जाती है जो कि 5 सेंट्स पर यूनिट है। अगर वो एडिशनल चीज़ें बनाएगा, अगर वो एडिशनल चीज़ें बनाएगा तो उसे ये वाले 5 सेंट्स मिल जाएंगे, अगर नहीं बनाएगा तो ये वाली फिक्स सैलरी लेगा। तो जिधर हम फिक्स सैलरी प्लस वेरिएबल कॉस्ट इन दोनों को करते थे, जिस चीज़ में फिक्स भी हो वेरिएबल भी हो तो उसको हम कहते थे सेमी वेरिएबल। तो भाई ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। वेरिएबल कॉस्ट ऑप्शन ए भी नहीं होगी क्योंकि इसमें फिक्स कॉस्ट 650 मौजूद है। ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगी क्योंकि हाल ही 650 मौजूद नहीं, 5 सेंट्स भी मौजूद हैं। ऑप्शन नंबर सी स्टेप फिक्स्ड नहीं है, स्टेप फिक्स में जंप लगते हैं, एक रेंज होती है, फिर पहली फिक्स के बाद एक रेंज होती है, इसमें रेंज अवेलेबल नहीं है। सो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही आंसर है, सी भी रॉन्ग आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3.20 के हवाले से वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एन अप्रोप्रिएट कॉस्ट यूनिट फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। कॉस्ट यूनिट क्या होता है आप लोगों को पता होना चाहिए, हमने पहले ही डिफाइन किया था कि यूनिट का मतलब है वन सिंगल यूनिट। तो भाई वन सिंगल यूनिट याद रखिएगा हमेशा सिर्फ एक ही चीज का नहीं होता। जैसे कि मैं अगर मिल्क की बात करूं तो दूध का सिर्फ 1 लीटर, या किसी शूज की बात करूं तो शूज का 1 पेयर, ये होते हैं वन सिंगल यूनिट। लेकिन सिर्फ यही नहीं होते, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बैच में प्रोड्यूस की जाती हैं। तो जो चीजें बैच में प्रोड्यूस की जाती हैं उनका कंप्लीट बैच जो है वो कंसिडर किया जाता है वन सिंगल यूनिट। लेट्स से 10 सॉक्स का सेट है जो कि एक पीस के तौर पर बेचा जाता है, तो अब वन सिंगल यूनिट इज इक्वल टू 10 पेयर ऑफ दी सॉक्स। तो बेटा इसमें हम चेक कर लेते हैं कि कॉस्ट यूनिट कौन सा अप्रोप्रिएट होएगा। तो 3.20 में ऑप्शन नंबर 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, यस ये तो होगा। ऑप्शन नंबर 2 ए बैच ऑफ प्रोडक्ट कंसिस्टिंग ऑफ 1000 यूनिट्स, हाँ जी 1000 यूनिट्स का अगर बैच है तो वो बेसिकली वन बैच की बात कर रहा है, ये भी होगा। ऑप्शन नंबर 3 फाइनेंस डिपार्टमेंट, भाई फाइनेंस डिपार्टमेंट कॉस्ट यूनिट किधर से आ गया, फाइनेंस डिपार्टमेंट तो पूरा डिपार्टमेंट होता है। फाइनेंस डिपार्टमेंट में अगर इम्प्लाइज की बात कर रहे होते, वन एम्प्लॉय की बात कर रहे होते तो हम देखते, या किसी नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की बात करते। ऑप्शन नंबर 4 ए मेंबर ऑफ द सेल्स टीम, नहीं भाई ये भी कॉस्ट यूनिट नहीं होता, सेल्स टीम मेंबर से नहीं गिनी जाती। तो 3.20 का ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 सही हैं जो कि ऑप्शन नंबर डी में शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 3.21 विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी अ कॉस्ट यूनिट ऑफ अ होटल। एक होटल है उसका कॉस्ट यूनिट कौन सा नहीं है। सो नीचे दी गई 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन तो कॉस्ट यूनिट हैं और एक ऑप्शन जो है वो कॉस्ट यूनिट नहीं है, और जो नहीं है वही हमारा सही आंसर है। तो देख लेते हैं जी, गेस्ट पर नाइट, हाँ जी ये तो कॉस्ट यूनिट होगा, यानी कि ये हमारा आंसर नहीं है। एक होटल में कितने गेस्ट पर नाइट आते हैं, तो बिल्कुल ऐसे ही है जी, वो इसी से नाप सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी पर्सन एम्प्लॉयड इन दी होटल स्पा, जी दिस इज द राइट आंसर। पर्सन जो एम्प्लॉय किए गए हैं होटल स्पा में, इससे होटल अपनी कॉस्ट नहीं निकाल सकता पर यूनिट। अगर हम ये बोलें कि स्पा ट्रीटमेंट हमारी कॉस्ट यूनिट हो सकती है, स्पा की जितनी ट्रीटमेंट्स हमने की तो वो हम देख सकते हैं, लेकिन एक इंसान, एक वर्कर जो स्पा के डिपार्टमेंट में या उस जगह पर काम कर रहा है वो कॉस्ट यूनिट नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी मील सर्व्ड इन दी होटल रेस्टोरेंट, यस दिस इज आल्सो अ कॉस्ट यूनिट, ये भी हमारा आंसर नहीं है। एंड बेड ऑक्युपाइड पर नाइट, दिस इज आल्सो द राइट ऑप्शन टू मेजर अ कॉस्ट यूनिट। एक होटल में कितने बेड्स हैं, कितने कवर हो गए पर नाइट, ये भी सही है और जो कि हमारा आंसर नहीं है। उन्होंने कितनी मील्स सर्व की, ये भी सही है जो कि हमारा आंसर नहीं है। गेस्ट पर नाइट भी सही है, ये भी हमारा आंसर नहीं है। तो रॉन्ग जो था, जो कि यूनिट नहीं होता, वो ऑप्शन नंबर बी है।
क्वेश्चन नंबर 3.22 पे आ जाते हैं। इसमें वो रिक्वायरमेंट को हम सबसे पहले पढ़ेंगे। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन कुड डिस्क्राइब्स द कॉस्ट बिहेवियर। दो कॉस्ट हैं जी, एक सुपरवाइजर की सैलरी और एक कंप्यूटर की सर्विस। तो इन कॉस्ट के बिहेवियर क्या हैं, यानी कि कॉस्ट क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है। बाय बिहेवियर, सेमी वेरिएबल है, स्टेप फिक्स्ड है या क्या है। तो कॉस्ट क्लासिफिकेशन के हमने डिटेल में चैप्टर्स पढ़े हैं और मज़े की बात यह है कि ये जो क्वेश्चन है ये पास पेपर से लिया गया है, तो ये एक बड़ा अच्छा फुल फ्लैज क्वेश्चन होगा। तो हम देख लेते हैं वन बाय वन। पहले हम देखते हैं कि सुपरवाइजर की सैलरी। तो सुपरवाइजर की सैलरी ये गिवन है। ये जितने भी आगे आपको कॉस्ट मेंशन है जी 1, 2, 3 एंड 4 सिचुएशंस की, ये हर किसी के आगे 000 हैं, यानी कि एक्टिविटी लेवल नंबर ऑफ यूनिट्स जो हैं 1,25,000 और सुपरवाइजर की सैलरी होगी 60,000, 60 और 30 ये। तो वो बताता है कि अगर 1,25,000 हम यूनिट्स बनाते हैं तो सुपरवाइजर की सैलरी आती है 60,000। जन ये जी फर्स्ट है। देन सेकंड में अगर हम 1,50,000 यूनिट्स बनाते हैं तो सुपरवाइजर की सैलरी आती है 66,000। देन तीसरे स्टेप के ऊपर अगर 175 हैं तो सैलरी रिमेन रहती है 66,000। एंड फोर्थ पे फिर जंप लगता है जी, जो कि है अगर हम 2 लाख की यूनिट्स बनाते हैं तो सैलरी आती है 72,000। तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि अगर एक सर्टेन रेंज के बाद स्टेप लगे, यानी कि एक रेंज के बाद इंक्रीज इन कॉस्ट हो एंड आल्सो इंक्रीज इन क्वांटिटी, यानी कि आउटपुट हो, तो दिस इज नोन एज स्टेप फिक्स कॉस्ट। तो भाइयों हम देखते हैं कि ये स्टेप फिक्स कॉस्ट है कि नहीं। तो ये बेसिकली स्टेप फिक्स कॉस्ट ही है। सुपरवाइजर की जो सैलरी है ये हमने कहा है जी स्टेप फिक्स कॉस्ट। कैसे हमें पता चला, अभी हम कॉन्सेप्ट को देखते हैं। देखें, पहली रेंज ये बन रही है, पहली स्लैब वो है 1,25,000 की, इसके ऊपर कॉस्ट रहती है 60,000 की। उसके बाद दूसरी रेंज ये बन रही है 1,50,000 से लेकर 1,75,000 तक, इधर कॉस्ट सेम है। तो भाई 60,000 से इंक्रीज हो गई, 60,000 से इंक्रीज हो गई, तो पहली स्लैब ये बन गई, दूसरी स्लैब ये बन गई, जो कि 6,000 के इंक्रीज के साथ है, लेकिन क्वांटिटी इधर तक ही रहती है। और तीसरी स्लैब जो है वो ये हो गई। तीसरी स्लैब पे भी कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, नंबर ऑफ यूनिट्स भी इंक्रीज हो रहे हैं। दिस इज स्टेप फिक्स कॉस्ट। कंप्यूटर सर्विस की कॉस्ट को भी देख लेते हैं। वो जी ये मेंशन है, वो कहता है अगर आप 1,25,000 यूनिट बनाओगे तो 42,000 की कॉस्ट आएगी। अगर 1,50,000 बनाओगे तो 46 की कॉस्ट आएगी। 1,75 बनाओगे तो 50 की कॉस्ट आएगी। 200 बनाओगे तो वो 54 की कॉस्ट आएगी। तो अगर आप इनका पैटर्न का बिहेवियर देखें तो हर 25,000 के इंक्रीज के साथ, यानी कि 125 और 150 के दरमियान कितना इंक्रीज है जी 25,000 का, 25,000 का आउटपुट। फिर 150 और 175 के दरमियान कितना इंक्रीज है 25,000 का, यानी कि आउटपुट का जो डिफरेंस है वो हर स्लैब का 25,000 का है। और अगर हम कॉस्ट को देखें तो कॉस्ट 4,000 के हिसाब से बढ़ रही है। 42 के बाद 46, अगर आप 46 से 42 माइनस करेंगे तो 4,000, 50 से 46 माइनस करेंगे तो 4,000, 54 से माइनस करेंगे 50 तो 4,000। सो बेसिकली हर जो आउटपुट आ रही है 25,000 के इंक्रीज की, उसके साथ कॉस्ट बढ़ती है 4,000 के इंक्रीज की, यानी कि देयर इज अ फिक्स कॉस्ट ऑफ 4,000 फॉर एवरी इंक्रीज ऑफ 25,000 यूनिट्स। तो बेटा फिक्स कॉस्ट तो होगी शामिल, बाकी सारी कॉस्ट सेम है, बाकी कॉस्ट में कोई डिफरेंस नहीं है। ये जैसे ही हम इंक्रीज करते हैं बाकी कॉस्ट सेम रहेगी, यानी कि बाकी जो टोटल कॉस्ट है वो सेम है। तो बेटा इसका मतलब है जितने नंबर ऑफ यूनिट्स हैं वो वेरिएबल हैं। वो क्या हैं जी, वेरिएबल हैं। सो ऐसी कॉस्ट जिसमें फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल हो उसको हम क्या कहते हैं, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो बेटा हमने सुपरवाइजर की सैलरी को देखा, ये स्टेप फिक्स्ड है, और जो है कंप्यूटर की कॉस्ट ये है
सेमी वेरिएबल, सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 3.23 पास्ट पेपर का सवाल है, इसमें वो हमसे मांगता है कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन हमें कौन सा फाइंड करना है, जो टोटल, पर यूनिट नहीं टोटल। तो कंट्रीब्यूशन का देखने से पहले हम ये देखते हैं कि सिनेरियो में वो क्या कहता है, कंपनी जी यूजेस अ मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम। तो बेटा इधर से मुझे पता चल गया कि मुझे फाइंड करना है टोटल कंट्रीब्यूशन बाय यूजिंग मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम। ठीक होगी बात। तो बेटा कंट्रीब्यूशन का क्या फॉर्मूला होता है कि सेल्स माइनस ऑल वेरिएबल कॉस्ट, जितनी भी वेरिएबल कॉस्ट हैं मेरी, इनको मैं लेस कर दूंगा सेल से, तो मेरा क्या आ जाएगा कंट्रीब्यूशन। तो ये तो हो जाएगा पर यूनिट का। तो पर यूनिट का अगर मुझे कंट्रीब्यूशन मिल गया तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड से, तो मेरा क्या आ जाएगा, टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। तो अभी हम देखते हैं कि गिवन डाटा में से हमें कौन कौन सी चीजें दी हुई हैं। 660 यूनिट्स ऑफ द कंपनी सिंगल प्रोडक्ट वर सोल्ड। तो सेल्स के नंबर ऑफ यूनिट्स हमें मिल गए हैं। सेल के जो नंबर ऑफ यूनिट्स हैं वो हैं जी 4660, ये हमें मिल गए हैं। कंपनी सिंगल प्रोडक्ट वर सोल्ड इन पीरियड, रेवेन्यू टोटल दिया हुआ है 88540, 88540 रेवेन्यू मुझे मिल गया। प्रोडक्शन यूनिट्स जो है ये मिल गए। तो हम सबसे पहले ऐसे करते हैं कि हम जो है ना पर यूनिट का निकाल लेते हैं। तो जब हम पर यूनिट का निकाल लेंगे तो हमें बाकी चीज़ें भी मिल जाएंगी। तो हम क्या करते हैं कि हम वेरिएबल कॉस्ट जो है ना पर यूनिट की, ऑल वेरिएबल कॉस्ट, इसको देख लेते हैं। तो पहली तो डायरेक्ट कॉस्ट है 6.2 की, ये हमारी पर यूनिट की कैलकुलेशन होने लगी है जी। डायरेक्ट कॉस्ट जो है $6.2। नंबर 2 वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स जो हैं ये मेरे 0.9 के आ गए। तो चूंकि बेटा ये भी वेरिएबल हैं तो मुझे कंट्रीब्यूशन में तमाम वेरिएबल कॉस्ट लेस करनी है। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड ये नहीं आएंगे 4.6, चूंकि ये फिक्स हैं। देन वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स, तो बेटा वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स को भी मैं लूंगा इधर अपनी कंट्रीब्यूशन की कैलकुलेशन में $1.4। तो बेटा याद रखिएगा, इधर कंफ्यूज नहीं होना। उसने हमसे मांगा हुआ टोटल कंट्रीब्यूशन। मार्जिनल कॉस्टिंग में हम नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स को ट्रीट नहीं करते। बहरहाल उसने हमें मार्जिनल कॉस्टिंग की पर यूनिट कॉस्ट का नहीं पूछा, उसने हमसे कंपनी का टोटल कंट्रीब्यूशन पूछा है। तो दैट्स वाई जो ये वाला वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स है इसको भी हम ट्रीट करेंगे। और जो लास्ट वाला 2.9 है ये भी फिक्स्ड है, फिक्स का किसी किस्म का कंट्रीब्यूशन से ताल्लुक नहीं होता। तो अगर हम इन तीन चीज़ों को प्लस करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा $8.5। ये हमें पर यूनिट की टोटल वेरिएबल कॉस्ट मिल जाएगी। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि हमने नंबर ऑफ यूनिट्स कितने बेचे हैं। तो भाई हमारी सेल्स की यूनिट्स थी टोटल 4660, इसको मल्टीप्लाई हम करेंगे अगर $8.5 जो हमने अभी ये कैलकुलेट किया तो इसके साथ, तो हमारी जो वैल्यू है वो आ जाएगी, हमारी वैल्यू आ जाएगी 39610। तो बेटा ये होगी मेरी टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकल आई। तो बेटा रेवेन्यू मेरा कितना था वो मुझे क्वेश्चन में गिवन है। रेवेन्यू मुझे ये 88540 माइनस मैं ऊपर वाली जो अभी मैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकाल चुका हूँ 39610, इसको लेस कर लूंगा तो मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा $48930। ये मेरा टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो ये एक बड़ा टेक्निकल स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन था आप लोगों के लिए। तो इसमें मैं थोड़ा सा दोबारा रिवाइज करता चलूं कि आपको वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है क्वेश्चन में बड़ी आसानी से। आपको पता है जी ये वेरिएबल कॉस्ट है, ये भी वेरिएबल कॉस्ट है, ये भी वेरिएबल कॉस्ट है। हम इन तीनों को प्लस करके मल्टीप्लाइड बाय जितनी हमने यूनिट्स बेची 4660, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टोटल कंट्रीब्यूशन, टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। टोटल वेरिएबल कॉस्ट को हम टोटल रेवेन्यू में से लेस कर देंगे तो हमारे पास टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3.24 ये भी पास्ट एग्जाम सिनेरियो का है। इसमें वो कहता है इन मार्जिनल कॉस्टिंग व्हाट अमाउंट वुड बी डिडक्टेड फ्रॉम सेल्स टू कैलकुलेट द कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो बेटा सेल्स में से
हम क्या लेस करते हैं कंट्रीब्यूशन को गेन करने के लिए? अभी हमने पिछला सवाल किया है ऑल वेरिएबल कॉस्ट। कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि हमें चाहिए कंट्रीब्यूशन। वो सवाल में किसके बारे में पूछ रहा है? कंट्रीब्यूशन के बारे में। तो बेटा कंफ्यूज नहीं होना, ये नहीं कहना कि भाई हम मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं कुछ भी, तो पर यूनिट की कंट्रीब्यूशन का पूछ रहा है, वो मार्जिनल कॉस्टिंग की पर यूनिट कॉस्ट का नहीं पूछ रहा। तो डायरेक्ट मटेरियल ये भी लेस होगा, डायरेक्ट लेबर ये भी लेस होएगी, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स को तो मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम भी लेस करता है, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स ये लेस नहीं होंगे, देन वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स यस ये लेस होंगे, एंड फिक्स नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स ये भी लेस नहीं होंगे। तो 7.45 प्लस 5.20 प्लस 1.75 प्लस 0.9, दिस इज द कॉस्ट जो कि मुझे लेस करनी है अपनी कंट्रीब्यूशन की कैलकुलेशन के लिए। तो इसका टोटल आता है $15.30। आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3.25 ये भी जी पास्ट एग्जाम का है। जो पास्ट एग्जाम्स के क्वेश्चन हैं इनको हमें बड़े ध्यान से देखना पड़ता है, कॉन्सेप्चुअली बड़े स्ट्रॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं। इसमें रिक्वायरमेंट को देखते हैं, कहता है व्हाट इज द टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट फाइंड करनी है जी। इसमें कोई भी कंट्रीब्यूशन की कैलकुलेशन, वेरिएबल, फिक्स्ड ऐसी कोई बात नहीं, टोटल जितनी भी कॉस्ट आई हैं। तो हम देख लेते हैं, सबसे पहली है जी प्राइम कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट को हम ले लेते हैं सबसे पहले। तो प्राइम कॉस्ट बेसिकली क्या होती है आपको पता है जी, डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट मटेरियल। तो ये दोनों चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। तो ये आगे $50.80 पर यूनिट। उसके बाद जी वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट ऑलरेडी इंक्लूड है इसमें, वेरिएबल कॉस्ट मटेरियल एंड लेबर भी होती है। तो चूंकि हम प्राइम कॉस्ट को कंसिडर कर चुके हैं तो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। उसके बाद कहता है जी फिक्स्ड ओवरहेड्स। फिक्स्ड ओवरहेड कह रहा है 15.20 पर डायरेक्ट लेबर आवर। तो डायरेक्ट लेबर आवर नेक्स्ट लगे हुए हैं 2.6, और इसका मतलब है पहली ऑप्शन प्राइम कॉस्ट के बाद हम जो दूसरी ऑप्शन लेंगे वो फिक्स्ड ओवरहेड्स की लेंगे। तो फिक्स्ड ओवरहेड की कैलकुलेशन भी मैं आपको बता देता हूं कि कैसे हमने करनी है। वो कहता है कि $15.2 लगते हैं, जिस हिसाब से लेबर के घंटे लग रहे हैं। तो लेबर के घंटे कितने लग रहे हैं? 2.6 जी। $39.52 जो है फिक्स्ड ओवरहेड्स के हो गए। उसके बाद वो डायरेक्ट लेबर की बात कर रहा है। तो डायरेक्ट लेबर हम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि ये ऑलरेडी प्राइम कॉस्ट में इंक्लूडेड है, ये शामिल है। इसी तरह हम डायरेक्ट मटेरियल्स को भी नहीं लेंगे, क्योंकि डायरेक्ट मटेरियल्स ऑलरेडी प्राइम कॉस्ट में शामिल, और हम इधर डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट मटेरियल्स को अकाउंट फॉर कर चुके हैं। तो तीसरी ऑप्शन जो हमारी है वेरिएबल ओवरहेड्स की है। तो तीसरी ऑप्शन में हम वेरिएबल ओवरहेड्स को भी देख लेते हैं कि ये किस हिसाब से आएंगे। वो कहता है $1.4 पर डायरेक्ट लेबर आवर, यानी कि इनका रेट है $1.4 और बेस इनकी भी लेबर आवर की ही है। लेबर आवर 2.6 है जो कि हमने ऑलरेडी ऊपर देख ली हैं। तो अगर हम इनकी कैलकुलेशन करें तो ये हमें मिलता है जी $3.64। तो बेटा अगर हम इन तीनों को टोटल कर लें तो इसका आंसर आता है हमारे पास $93.96, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ये सही आंसर है। तो इसमें छोटा सा कॉन्सेप्ट ये था कि जब हमने प्राइम कॉस्ट को ही ले लिया है, ये बात आपने याद रखनी इस क्वेश्चन में, कि जब हमने प्राइम कॉस्ट को ही ले लिया है जो कि $50.8 थी, इसका मतलब है वेरिएबल जो डायरेक्ट कॉस्ट थी वो भी ऑलरेडी हम अकाउंट कर चुके हैं, मटेरियल की कॉस्ट एंड लेबर की कॉस्ट हम अकाउंट कर चुके हैं। तो लिहाजा हम जो ये मैं रेड मार्क कर रहा हूँ सिर्फ इन्हीं कॉस्ट को लेंगे। अगर हमने पहले प्राइम कॉस्ट ले लिया तो फिर हमने फिक्स्ड ओवरहेड्स और वेरिएबल ओवरहेड्स ये तीन चीज़ों को लेना है। बाकी चीज़ों को डायरेक्ट मटेरियल को हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इनको नहीं लेना। 3.26 ये भी जी पास्ट एग्जाम का है और रिक्वायरमेंट में हमसे पूछ रहा है टोटल कंट्रीब्यूशन। तो टोटल कंट्रीब्यूशन का हम ये मेरे ख्याल से तीसरा सवाल कर रहे हैं। तो टोटल कंट्रीब्यूशन के लिए आपको फार्मूला दोबारा वही याद होना चाहिए, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। अगर हम ये पर यूनिट में निकालेंगे तो इसको मल्टीप्लाई हम कर देंगे टोटल नंबर ऑफ यूनिट से, तो हमारा टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। तो अभी देखते हैं इसमें
तो कॉस्ट कौन कौन सी हम अकाउंट फॉर करेंगे और इसकी सेलिंग प्राइस क्या है। तो आपको कॉस्ट दी हुई है जी, प्रोडक्शन की डायरेक्ट कॉस्ट है, वेरिएबल ओवरहेड्स, फिक्स्ड ओवरहेड्स, ये चीज़ें आपको दी हुई हैं, वेरिएबल ओवरहेड्स नीचे भी दी हुई हैं। एंड कहता है मार्जिनल कॉस्टिंग इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट स्टेटमेंट। इन द लास्ट पीरियड सेल्स वर 8400 यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स जो बिके हैं वो 8400 हैं और एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है 11.2। तो हम पर यूनिट कंट्रीब्यूशन निकाल लेते हैं। पर टू यूनिट सेलिंग प्राइस हमें मिल गई, पर यूनिट सेल्स प्राइस जो है वो 11.2 डॉलर्स है। इसमें से हम लेस करेंगे ऑल वेरिएबल कॉस्ट जो कि पर यूनिट की हैं। तो पहली जो वेरिएबल कॉस्ट है वो जी डायरेक्ट 4.6, डायरेक्ट कॉस्ट को हम अगर लेस करते हैं तो वो 4.6 डॉलर्स की एक तो ये लेस होगी। उसके बाद वेरिएबल ओवरहेड्स, वेरिएबल ओवरहेड्स जो हैं ये भी हम लेस कर लेंगे, ये आ रहे हैं जी 0.8 डॉलर के। देन फिक्स्ड ओवरहेड्स जिसका कंट्रीब्यूशन के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता, ये नहीं हम लेंगे। नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट में वेरिएबल ओवरहेड दोबारा आ रहे हैं जो कि नॉन प्रोडक्शन के हैं। तो पहले जो वेरिएबल ओवरहेड्स थे ये प्रोडक्शन के रेलिवेंट थे, ये जो ऊपर वाले ओवरहेड्स हैं ये प्रोडक्शन के थे, नीचे वाले नॉन प्रोडक्शन के हैं। तो इसके आ रहे हैं जी 0.5 के। तो जब इनको हम लेस कर लेंगे तो रिजल्ट हमें मिल जाएगा जी 5.3 का। तो 5.3 इज माय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब ये मेरा पर यूनिट का कंट्रीब्यूशन निकल आया है। हमने सिंपली देखना है कि मेरे नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड कितने हैं 8400, यूनिट्स बेचे 8400 और एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन आ रहा है 5.3। तो इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो टोटल कंट्रीब्यूशन है 44,520 डॉलर्स आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। दिस इज द राइट आंसर। अच्छा जी, आई एम होपफुल कि आपको चीज़ों की समझ आ रही है। किसी भी किस्म का कोई इशू हो तो आप मुझे रब्ता कर सकते हैं 0303686495 पर। इस कॉन्टैक्ट नंबर पर मैसेज कर लीजिए, व्हाट्सएप कर लीजिए, कॉल कर लीजिए, मैं आपकी क्वेरीज का ज़रूर रिप्लाई करूँगा। अल्लाह निगहबान।